हेलो गाइज, हाय। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और लगातार आप स्टडी कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे, क्योंकि अब तक हम पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कई वीडियो बना चुके हैं। आज हम फिर लेकर हाजिर हैं एक नया वीडियो जो कि आपको बताने वाला है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, आज हम जो भी चर्चा करेंगे आज के वीडियो में वो होगा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। गाइज, तो आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 124 से 147 तक जितना भी अनुच्छेद है वो सारे का सारा किससे है, इसी से संबंधित है गाइज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 किससे संबंधित है? आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, अनुच्छेद 124 क्या कहता है? आपका अनुच्छेद 124 कहता है कि एक भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी या उसका गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या क्या होगा। देखिए, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 124 जो है वो कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वो हुई 28 जनवरी 1950 को। तो देखिएगा पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एक सीजेआई थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अन्य जज थे। तो इस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या था, 8 कुल जज जो थे, कुल जजों की संख्या कितनी थी? 8 थी। उसके बाद गाइस देखते हैं वर्तमान में जो स्थिति है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने रह सकते हैं? एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 33 अन्य जज होंगे। इस तरीके से वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है। उसके बाद है इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए, जजों की संख्या का निर्धारण जो करता है वो करती है हमारी संसद। देखिए, सारे के सारे विशेषाधिकार जो हैं हमारे लोकतंत्र में किसके पास हैं? संसद के पास हैं, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है वो सीधा सीधा कहता है कि जनता द्वारा चुनी गई जनता की सरकार। तो गाइस, लोकतंत्र जो होता है वो जनता द्वारा चलाया जाता है। तो इस तरीके से ये जनता की सरकार ही होती है, इसीलिए यहाँ पर जजों की संख्या का निर्धारण भी कौन करता है? संसद करती है। उसके बाद गाइज आते हैं हम अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में क्या है? अनुच्छेद 125 बताता है न्यायाधीशों का वेतन, कि कौन से न्यायाधीश को किस तरीके से और कौन सा वेतन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा। उसके बाद गाइज आते हैं अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कई बार गाइज क्या होगा, जैसे मान लीजिए अचानक से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी हो और उनकी मृत्यु हो जाए या आकस्मिक उनकी सीट खाली हो जाए या वो त्यागपत्र दे दें, तो तुरंत कार्य चलाने के लिए क्या किया जाएगा? एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 126 कहता है। उसके बाद गाइज आते हैं हम अनुच्छेद 127 में। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? 127 है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है किसमें? अनुच्छेद 127 में। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 128, यानी आर्टिकल 128 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। देखिए, कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है, नए जजों की नियुक्ति नहीं हो पाती है लेकिन लोड ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है? पुराने जजों को ही कार्य पर बुला लिया जाता है कार्य पर, जिससे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो काम है या जो भी फैसले हैं उन्हें सुनाया जा सके और जल्दी निपटाया जा सके। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति भी हो सकती है। उसके बाद गाइज है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में क्या है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, यानी कि जो भी कार्य हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो क्या काम करेगा? एक अभिलेख के रूप में, जो उसने मान लीजिए कोई फैसला दिया तो वो फैसला एक लकीर बन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग और फैसले आते रहेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो अभिलेख बन जाएगा। तो इसीलिए भारत का सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। कई बार आप लोग देखते हैं कि फला फैसला उस फैसले के आधार पर दिया गया है,
तो वो फैसला, जो फैसला उस फैसले के आधार पर दिया गया, तो क्या हुआ, जो पिछला फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट का क्या माना गया, अभिलेख माना गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभिलेख के रूप में भी कार्य करेगा। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 130 पर। अनुच्छेद 130 में क्या है गाइज, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान का जो निर्धारण है, निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है, CJI के पास है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा, कहाँ पर होगा, तो इस तरीके से फिलहाल दिल्ली घोषित है। ठीक है गाइज। उसके बाद आते हैं क्षेत्राधिकार पर। तो देखिए क्षेत्राधिकार जो होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, एक होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और जो कि अनुच्छेद 131 में है, और दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इस तरीके से क्षेत्राधिकार को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और एक है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो गाइज यहाँ पर क्या है, देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो पूछा जाएगा वो होगा अनुच्छेद 131 में, और अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होगा, देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार में एक तो संवैधानिक होगा, संवैधानिक जो होगा वो अनुच्छेद 132 में होगा। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा किसके अंतर्गत आएगा। तो संवैधानिक वाला जो आएगा क्षेत्राधिकार वो आएगा अनुच्छेद 132 में, दीवानी वाला जो आएगा वो 133 में आएगा, और फौजदारी आएगा 134 में। उसके बाद गाइज 135 जो है वो फेडरल न्यायालय की स्थापना की बात करता है, और अनुच्छेद 136 जो है वो विशिष्ट क्षेत्र की बात करता है। देखिए अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति, कई बार ऐसा होता है किसी केस की अपील करनी है तो पहले हम क्या करते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट जैसे कि बहुत सारे केसेज होते हैं, ये बड़े लोगों के, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए चले जाते हैं, अग्रिम जमानत ले आए, उसके बाद दोबारा अपील कर देते हैं। तो इस तरीके के जो फैसले होते हैं वो क्या करते हैं, अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं गाइज अनुच्छेद 137 पर। तो अनुच्छेद 137 में क्या है, निर्णयों एवं आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनरावलोकन। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दे दिया, कई बार ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और उसे लग रहा है कि ये फैसला जो है गलत है, या फिर कोई दूसरे जज आते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उस फैसले का एनालिसिस करते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका होता है उसका पुनरावलोकन भी करता है। यानी अगर उसे लग रहा है गलत है तो उसे उस फैसले को पलटने का अधिकार होता है। यही है गाइज पुनरावलोकन। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 137 जो है वो निर्णय एवं आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये है। उसके बाद है रिट क्षेत्राधिकार। देखिए रिट क्षेत्राधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, और मौलिक अधिकार हमारे किस में है, अनुच्छेद 32 में है, जिस पर एक स्पेशल वीडियो मतलब मौलिक अधिकारों पर ही बनी हुई है, आप उस वीडियो को हमारे देख लें। तो देखिएगा गाइस मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 में क्या क्या है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रेच्छा है। ये ध्यान रखना है आपको। रिट क्षेत्र अधिकार कौन कौन से हैं, तो ये देखिए वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 139 क्या कहता है, उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य का हनन उसके विरुद्ध रिट दायर करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कौन देता है, 139 देता है। उसके बाद गाए जाते हैं अनुच्छेद 140 पर। तो अनुच्छेद 140 क्या है, संसद कानून द्वारा कोर्ट को पूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है। क्या है, अभी मैंने आपको बताया संसद का काम क्या है, संसद को किसने चुना, जनता ने, ठीक है। और हमारा जो लोकतंत्र है वो क्या है, जनता की सरकार, जनता द्वारा चुनी गई है। तो जनता क्या कर सकती है, संसद कानून द्वारा कोर्ट को पूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो संसद का काम ही तो है, संसद चाहे तो कोई भी नियम बदलकर एक नया नियम बना दे, ठीक है। तो संसद कानून द्वारा कोर्ट को क्या करेगा, पूरक शक्तियां प्रदान कर सकती है, ये संसद का विशेष अधिकार है गाइज। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 141 में। अनुच्छेद 141 में देखिए सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्याकार होता है। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ केसेज ऐसे आते हैं जब संविधान की ठीक से व्याख्या नहीं हो पाती है, जो लिखा हुआ है उसको ठीक से व्याख्यात नहीं किया गया है और केस उसमें उलझा हुआ है। तो क्या करेगा, इस टाइप का जो भी चीज़ें हैं उसकी व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, संविधान का व्याख्याकार होता है, यानी संविधान की व्याख्या कर सकता है। ये किस में कहा है, अनुच्छेद 141 में कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाए जाते हैं अनुच्छेद 142 में। अनुच्छेद 142 क्या है, किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए जरूरी निर्देश दे सकता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, विशेष अधिकार हनन, मानवाधिकार हनन, महिला आयोग, महिला अधिकार हनन,
ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान लेता है और क्या कहता है, इसमें इस तरीके का फैसला होना चाहिए या इसको न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अनुच्छेद 142 किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए जरूरी निर्देश दे सकता है। कौन दे सकता है जरूरी निर्देश? सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गए जाते हैं अनुच्छेद 143 यानी आर्टिकल 143 में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। ये मैं आपको अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति वाले, राष्ट्रपति संबंधित जो वीडियो बनाया है उसमें भी बता चुका हूं कि राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी केस के बारे में क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 143 क्या करता है, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। उसके बाद गए जाते हैं अनुच्छेद 144 पर। तो अनुच्छेद 144 क्या है? अनुच्छेद 144 है कोई भी ऐसा हथियार जिससे हत्या की जा सकती है या हत्या की आशंका हो सकती है, कि इस हथियार से किसी की भी हत्या हो सकती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस हथियार को प्रतिबंध कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? किसी भी हथियार को प्रतिबंधित करने की सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति होती है वो किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 144 के अंतर्गत आती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज अनुच्छेद 145 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 145 क्या कहता है? अनुच्छेद 145 कहता है उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यपद्धति के लिए नियम बनाने की शक्ति। देखिएगा, कई बार जो न्यायालय के कार्य करने का जो सिस्टम है वो क्या है, वो पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब लगता क्या है, कोई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई आते हैं, नए सीजेआई आते हैं और उन्हें लगता है ये वाला कार्य ऐसे ना होकर ऐसे होना चाहिए। जब इस तरीके का काम करने की जब उस जो पद्धति बनी हुई है उस पद्धति को बदलने के लिए क्या करना है, तो पहले राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा। किसे? सीजेआई को। सीजेआई को क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन लेना पड़ेगा। किससे? राष्ट्रपति से गाइज। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति से अनुमोदन लेने के बाद वो नए नियम बना सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 146 यानी कि आर्टिकल 146 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत लोगों के वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 146 की किस व्यक्ति को कहां पर किस तरीके से कितना वेतन दिया जाएगा और कौन सी निधि से दिया जाएगा। उसके बाद क्या जाता है अनुच्छेद 147। अनुच्छेद 147 क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, तो इस पर आपको ज़्यादा विशेष कुछ पढ़ना नहीं है। उसके बाद गाए जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या उससे रिलेटेड लोगों से संबंधित हैं और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चंस बन जाता है। तो गाइज देखते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई। अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब हुई थी तो उसमें अधिकतम जज कितने हो सकते थे? 8 हो सकते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो सकते हैं? 34 हो सकते हैं। उसके बाद गए जाते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद गए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष। और 65 वर्ष के भी बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कार्य कर सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि सेवा अनुच्छेद 128 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? 65 वर्ष। उसके बाद आते हैं निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु जजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, जो निर्वाचन से संबंधित मामले होते हैं उनकी सुनवाई विशेष पीठ करती है और विशेष पीठ में हमेशा 5 जज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु जजों की संख्या कितनी है? 5। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो उसके बाद गए जाते हैं भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ये मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कौन है? के.जी. बालाकृष्णन। ठीक है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की जाती है। देखिए, ये ध्यान रखना है आपको, उच्चतम न्यायालय में जो रिट दायर की जाती है वो की जाती है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय किसे कहते हैं गाइज? हाई कोर्ट को। ठीक है, किसे कहते हैं?
हाई कोर्ट को। तो आपको ये ध्यान रखना है, हाई कोर्ट में जो रिट दायर की जाती है वो की जाती है आपकी अनुच्छेद 226 और ये वाली अनुच्छेद 32। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, रिट दायर करने के मामले में आपको अनुच्छेद जरूर देखना है और ये देखना है कि वो रिट कहाँ पर दायर हो रही है, उच्चतम न्यायालय में हो रही है या फिर उच्च न्यायालय में हो रही है। क्वेश्चन का जवाब देते हुए बहुत ही सहनशीलता के साथ और अपने धैर्य को बनाए रखना है गाइज। तो देखिए गाइज, आई थिंक आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं चाहूँगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और गाइज, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे गाइज अगले वीडियो में, इसी आशा के साथ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप अच्छे से बहुत ही जल्द किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले चुके होंगे। तब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।